हेलो किड्स। आज हम लोग अलंकार विषय के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे, देखेंगे कि अलंकार का क्या रोल रहा है। तो अलंकार पे सबसे पहले हम बताएंगे कि ये सबसे पुराना काव्य शास्त्र का संप्रदाय है। भरत मुनि का एक ग्रंथ रहा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्रीय रचना रही है भरत मुनि की। इसमें जो है अलंकारों के बारे में ये बताया गया है कि अलंकार कविता की शोभा बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है। तो अलंकार को समझने के लिए दो चीज़ें पहले समझ लेना ज़रूरी है, तभी हम अलंकार को अच्छी तरह जान पाएंगे। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो है अलंकार और दूसरा है अलंकार्य। इन दो शब्दों के पार्थक्य को हम समझेंगे। अलंकार का मतलब क्या है और अलंकार्य का मतलब क्या है। अलंकार का तो सीधे सीधे आप अर्थ समझ लीजिए कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना, या जिससे हम अपना श्रृंगार करें। और अलंकार्य का मतलब है जिस चीज़ को हम अलंकृत कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम सजा रहे हैं। तो ये दो शब्दों का भेद आप लोगों को समझ में आ गया, अलंकार और अलंकार्य। अलंकार का मतलब है आभूषण या गहना, और अलंकार्य का मतलब है कि जिस चीज़ को हम अलंकृत करना चाह रहे हैं। तो ये दो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। और इसके संबंध में एक मतलब केशव दास की एक कविता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरिस सुवृत्त। ये पहली पंक्ति है केशवदास की, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरिस सुवृत्त। और दूसरी पंक्तियां हैं, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। इसी में अलंकार का अर्थ छुपा हुआ है। अलंकार के बारे में केशवदास जी क्या कहते हैं कि यद्यपि सुजाति, कोई स्त्री जो है सुंदर जाति वाली हो, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों से संपन्न हो, सुवर्ण अच्छे वर्ण वाली हो, सरिस देखने में आकर्षक हो, सुवृत्त अच्छी डील डॉल की हो, फिर भी डील डॉल भूषण बिनु, भूषण बिनु मतलब आभूषण के बिना न विराजई, वह शोभा नहीं देती। क्या क्या? कविता, कविता भी शोभा नहीं देती आभूषण के बिना। वनिता मतलब स्त्री, और मीत मतलब मित्र। तो अलंकार की, चूँकि वे अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए उन्होंने अलंकार पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये कविता अलंकार के महत्व को बता रही है। इसका अर्थ समझ गए होंगे आप? समझ गए क्या अर्थ निकला इसका? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरिस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। यद्यपि वह सुंदर जाति में उत्पन्न हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, सुवर्ण अच्छे वर्ण की, अच्छे रंग की हो, सरिस आकर्षक हो, सुवृत्त अच्छे डील डॉल हो, लेकिन फिर भी आभूषण के बिना उसकी शोभा नहीं बढ़ती। तो अलंकार के महत्व को आप समझ लिए कि केशव को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। और पहले हमने बताया कि अलंकार समझने से पहले
दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं, अलंकार और अलंकारी। अलंकार का मतलब हो गया आपका, अलंकार का मतलब हो गया आभूषण, और अलंकार का मतलब हो गया जिसको अलंकृत किया जाए, जिसको अलंकृत किया जाए। ठीक है, तो इतना क्लियर रहेगा तो अलंकार आपको समझने में आसानी होगी। अब हम आते हैं इसके भेदों के ऊपर। ठीक है, फिर कहाँ गया भाई? तो ये इसके बेसिक जानकारी है जिसको ये जानना ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि अलंकार क्या है क्या नहीं है। अब आगे हम समझेंगे कि अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? अलंकार के दो भेद हो गए। पहला हो गया आपका शब्दालंकार, और दूसरा हो गया अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार का मतलब क्या है? शब्दालंकार का मतलब है कि जहाँ वर्णों या शब्दों के उच्चारण से काव्य की शोभा बढ़ रही है, वहाँ पे क्या है? शब्दालंकार है। और यदि उस वर्ण या शब्द की जगह हम कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तो क्या होगा? वो अलंकार खत्म हो जाएगा। जैसे रहीम का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी की जगह पे यदि जल, तोय, नीर कोई भी उठा के हम रख दें तो वो चमत्कार नहीं रह जाएगा। तो शब्दालंकार में शब्दों से जो है कविता की शोभा बढ़ती है, और शब्द की जगह पे यदि हम उसका पर्यायवाची रख दें तो उसका अर्थ समाप्त हो जाता है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ पे शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है? शब्द का अर्थ, शब्द किस सेंस में प्रयुक्त किया गया है अर्थालंकार में हम ये देखते हैं। तो शब्दालंकार में हम देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि जहाँ जिस अलंकार में वर्णों या शब्दों की आवृत्ति से, ठीक है, काव्य या कविता सुंदरी की शोभा बढ़ रही है, वहाँ पे क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार में कई इसके भेद हो गए। पहला हो गया आपका अनुप्रास, अनुप्रास। दूसरा हो गया आपका यमक। तीसरा आपका हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग काम बढ़ाएं, अर्थालंकार पर जाएं, उससे पहले हमें शब्दालंकार पर चलना है। अब शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनुप्रास का मतलब है, अनु मतलब पीछे और प्रास मतलब पास पास। तो जो वर्ण बिल्कुल पास पास रखे गए हैं किसी वर्ण के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास में क्या है? अनुप्रास में वर्णों की भी आवृत्ति होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अनुप्रास में वर्णों की भी आवृत्ति होती है और शब्दों की भी आवृत्ति होती है। तो अभी केवल आप लोग अनुप्रास, केवल अनुप्रास ही पढ़े होंगे, लेकिन अनुप्रास के भी कई भेदोपभेद हैं। जैसे छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो ये 4-5 भेद जो हैं अनुप्रास अलंकार के हैं। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार में
कैसे हम समझेंगे कि कौन सा अनुप्रास अलंकार है? जैसे एक उसका उदाहरण हम बोल रहे हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अनुप्रास का उदाहरण में आ गया तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये ही डालो। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई एक ही वर्ण बार बार आया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ वर्णों के उच्चारण से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वो अनुप्रास अलंकार है। और जहाँ तक इसके हमने भेद बताए कि जब वृत्ति से एक ही शब्द जब बार बार आए तो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त का मतलब क्या है? सर्किल। जैसे या वृत्त एक बना दिए, गोला, वृत्त बन गया। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में 1 2 3 4 5 बार त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो त वर्ण का एक वृत्त बन जा रहा है। तो है तो ये अनुप्रास, लेकिन अनुप्रास में भी जब उसके भेदों की चर्चा करेंगे तो वह कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त बन जाएगा। वृत्त्या का मतलब है एक वृत्त बन जाना। ठीक है। और भी आप लोग सुनते आए हैं अनुप्रास का उदाहरण कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें भी चौचा वर्ण की कई बार आवृत्ति है। तो यहाँ पे सुनने में ये अनुप्रास का भेद लग रहा है। किसका भेद लग रहा है? सुनने में अनुप्रास का भेद लग रहा है। तो श्रुत्यानुप्रास है, जहाँ एक ही वर्ण सुन करके आपके मन को प्रसन्नता मिले, वो श्रुत्यानुप्रास है। तो ये शब्दालंकार का ये पहला भेद था, अनुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये क्लियर है आप लोगों का? समझ गए आप लोग इसके बारे में? और दूसरा आप देखिए यमक। यमक का मतलब क्या है? यमक बोलते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अभी हम मिटा दें, अब इसके उदाहरण पे आते हैं। तो यमक का उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तब इसमें देखिए काली घटा में घटा शब्द एक बार यहाँ आया और घमंड घटा में घटा शब्द ये दूसरी बार आया। तो जहाँ पर शब्द 2 बार आ रहा है, वही शब्द फिर पढ़े, अर्थ भिन्न ही होए, उसको जानना चाहिए कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और वो भिन्न अर्थ के बारे में बताए, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे घटा शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पे घटा का अर्थ है बादल, और यहाँ घटा का अर्थ है कम होना। घट बढ़ जिसको हम बोलते हैं कम होना। तो यहाँ पे काली घटा में घटा शब्द जो है बादल का प्रतीक है, और यहाँ पे घटा किसका प्रतीक है? कम होना। तो एक ही शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ क्या है? अलग अलग हो रहा है। तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और भी कोई इसका उदाहरण आप लोगों को याद हो तो बताइए। एनीवन? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं।
तो यहाँ भी बेर शब्द जो है 3 बेर 2 बार आया है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो इसमें आप लोगों ने ये उदाहरण तो याद कर लिया, हाँ उदाहरण तो आपने याद कर लिया कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, लेकिन ये प्रसंग लिया कहाँ से गया है, इसका बैकग्राउंड भी आप लोगों को आना चाहिए। ये प्रसंग लिया गया है मुस्लिम आक्रमणकारियों के चलते जो भी हिंदू राजाओं की रानियां थीं, हाँ उनकी ये दुर्दिन थी कि सुख के दिनों में वे 3 टाइम भोजन करती थीं, और अब जो है इतना दुश्मनों का पहरा है, ठीक है, कि वो क्या करती हैं, अब वो जो है 3 बेर का जो फल होता है उसी पर अपना गुजारा कर लेती हैं। और कोई उदाहरण? और सबसे प्रमुख उदाहरण जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक है, तो कनक का मतलब क्या है? एक कनक का मतलब है सोना, और दूसरा कनक क्या है? धतूरा। लेकिन दोनों में मादकता की इंटेंसिटी कितनी है? बहुत ज़्यादा है। सोना ज़्यादा आप पा लेंगे तो भी पागल हो जाएंगे, और धतूरा आप खा लेंगे तो भी पागल हो जाएंगे, लेकिन दोनों का गुण धर्म क्या है? एक ही है। ठीक है, तो या खाए बौराए नर, एक को खा करके लोग पागल होते हैं, और एक को पा करके लोग पागल हो जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध जो उदाहरण है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और भी यमक का कोई उदाहरण नहीं पता है? चलिए, तो ये 2 आप लोगों को समझ में आ गया। काली घटा का घमंड घटा, ये समझ में आ गया। घटा घटा का 2 अर्थ है, घटा मीन्स बादल और घटा मीन्स कम होना। और 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो यहाँ 3 बेर का एक अर्थ है 3 टाइम भोजन करना, और 3 बेर खाना, 3 बेर के फलों को खा लेना। क्लियर हो गया आप लोगों का? तो यमक में इसकी परिभाषा कैसे याद करेंगे? वही शब्द फिर पढ़े, अर्थ भिन्न ही होए। एक ही शब्द 2 बार पढ़े, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाए? अलग हो जाए। अब इसमें इसका तीसरा भेद हम देखते हैं, श्लेष। इसका तीसरा भेद हम देखते हैं, श्लेष। श्लेष का मतलब क्या है? श्लेष का मतलब है चिपकना। श्लेष मीन्स चिपकना। जिस शब्द में, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके जब हों, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये भी उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा है बहुत बार। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी शब्द तो आया एक ही बार, भले ही, लेकिन उसके 3 संदर्भ में कितने अर्थ हैं? 3 संदर्भ में पानी का 3 अर्थ है। क्या उदाहरण बोला गया था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो 3 बातें आई, मोती, मानुष, और तीसरा अर्थ आया चून। तो 3 अर्थ में पानी का अलग अलग, क्या इसका अंतर हो जाएगा कि पानी राखिए बिन पानी सब सून। मोती के अर्थ में पानी किसका प्रतीक है? उसकी चमक। मोती के अर्थ में पानी उसके चमक का प्रतीक है। मानुष के अर्थ में पानी का मतलब क्या है? उसकी प्रतिष्ठा। और चून के अर्थ में उसकी उपयोगिता, उसकी उपयोगिता। तो मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। श्लेष किस लिए है? क्योंकि पानी 3 संदर्भ में 3 अर्थ का द्योतक है। मोती के संबंध में उसके पानी का मतलब है उसकी चमक का होना। मानुष के अर्थ में पानी का अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा। और चून, चून बोलते हैं आटा को। चून के अर्थ में पानी की उपयोगिता है कि बिना पानी के आटा नहीं गूँथा जा सकता। समझ में आ गया?
और भी कोई इसका उदाहरण दीजिए, और भी इसका कोई उदाहरण दीजिए, बोलो। कोई उदाहरण याद आ रहा है आप लोगों को? तो मोती मानुष चून ये आप समझ लिए। एक और उदाहरण आप देख लीजिए। एक और उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी उसकी कितनी कलियां, सूखी उसकी कितनी कलियां। अब बताइए इसमें किस शब्द में श्लेष है? मधुबन की छाती को देखो, सूखी उसकी कितनी कलियां। यहाँ जो कलियां पद है इसमें श्लेष है। कलियां शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। कलियां का दो अर्थ क्या है? कलियां शब्द का पहला अर्थ है फूल के खिलने के पूर्व की स्थिति, फूल के खिलने के पूर्व की स्थिति। और दूसरा इसका क्या अर्थ है? युवावस्था से पहले की अवस्था, युवावस्था से पहले की अवस्था। अरे फूल जब खिला नहीं होता है तो किस रूप में होता है? फूल जब खिला नहीं है तो वो कली रूप में है। उसी प्रकार अभी युवावस्था नहीं आई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कली बोलेंगे। तो इसमें कलियां जो पद है इसमें क्या है? श्लेष है। ठीक है, इसमें कलियां पद में क्या है? श्लेष है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे अर्थालंकार पे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। अभी हम शब्दालंकार पे अपनी बात समाप्त करते हैं। ठीक है।